अध्यक्षता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, G20 सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है और अभी तीसरा सत्र रहा है। वन फ्यूचर को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत में G20 का ये आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, धन्यवाद करते हुए नजर आए। तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का वन फ्यूचर की थीम पर आज चर्चा, ये तीसरा सत्र चल रहा था। साझा घोषणा पत्र, वैश्विक पलट पर भारत का ये नया सत्र। जी हां, शक्तियों के महाकुंभ में भारत की गूंज हो रही है। हर कोई मेहमान इस भारत के इस आयोजन की तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि G20 को लेकर काफी समय से तैयारियां की जा रही थी। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं G20 की, और आज दूसरा दिन है। 9 देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी है। आज के जो बड़े इवेंट हैं उस पर लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। सुबह तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अलग अलग देशों के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो पहुंचे थे राजघाट। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। तो ब्राजील को अध्यक्षता सौंपते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ब्राजील G20 का नया अध्यक्ष है। G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र की थीम वन फ्यूचर, तीसरा सत्र जो चल रहा था वन फ्यूचर थीम पर G20 सम्मेलन का तीसरा सत्र। ब्राजील को अब कमान सौंपी गई है और भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। 10:30 बजे बैठक हुई थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर। आपको बता दें कि कल वन फैमिली, वन अर्थ पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे। राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे राजघाट में, तमाम लीडर्स यहां पर पहुंचे थे। शांति दीवार पर लीडर्स ने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो सुबह 8 बजे से लगभग 9 बजे तक ये कार्यक्रम चला। बड़ी खबर, ग्लोबल समिट का समापन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने सत्र खत्म करने की घोषणा की है। इससे पहले वन फ्यूचर पर तीसरा सत्र चल रहा था। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। आज कई तरह के इवेंट देखने को मिले हैं। आज G20 का दूसरा और आखिरी दिन था। G20 का वर्चुअल सेशन होगा नवंबर में। तो बड़ी खबर, ग्लोबल समिट का समापन। आज कई तरह के आयोजन किए गए जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। आज सुबह तमाम राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों की लाइव परफॉर्मेंस भी वहां पर देखी गई। उसके बाद वैश्विक नेता और प्रतिनिधियों के मंडल ने यहाँ पर लीडर्स लाउंज की तरफ भारत मंडपम के लिए प्रस्थान किया और उसके बाद वैश्विक नेता और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख भारत मंडपम पहुंचे। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में आज वृक्षारोपण भी किया गया और उसके बाद तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर चला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट के समापन की घोषणा कर दी है। वर्चुअल सेशन जो है वो नवंबर में होगा। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो भव्य आयोजन ये रहा जिसका समापन कर दिया गया है। कल पहला दिन भी खास था और आज दूसरा दिन भी काफी खास रहा। जी बिल्कुल राजश्री, कल का दिन ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि कल कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई और खासतौर पर जो 73 प्रस्ताव हैं उन पर सहमति बनी
और साझा घोषणा पत्र को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं उसमें कोई बाधा आएगी, तो वो भी बाधा नहीं आई और सभी ने अपनी सहमति दी। खासतौर पर चीन की बात करें तो चीन के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, चीन के, तो उनकी ओर से भी सहमति दी गई। इसके अलावा जो रूस यूक्रेन के मसले पर किसी प्रकार की लग रहा था कि कहीं रुकावट आएगी, तो वहां भी वो रुकावट नहीं आई। तो भारत ने एक तरह से कूटनीतिक रूप से फतेह हासिल कर ली और जो साझा डिक्लेरेशन तैयार किया उसे तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। तो कल का दिन महत्वपूर्ण था और आज सुबह से ही, जैसा राष्ट्रीय आपने अभी चर्चा की कि राजघाट पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं G20 के, वे पहुंचे और उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, खादी की उन्हें शॉल भेंट की। तो ऐसे में इसके बाद जो है वो कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ और आज का सेशन हालांकि काफी औपचारिकताएं रही, इसमें औपचारिकताओं से भरा हुआ यह सत्र था, लेकिन इसमें वन फ्यूचर की बात की गई और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि अभी जो है वो यह जो दुनिया है इसे एक तरह से एकजुट होकर पूरे परिवार की तरह काम करना है और इसमें G20 अपनी भूमिका निभा सकता है। और साथ साथ ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी भारत के प्रधानमंत्री ने। लूलो डी सिल्वा ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया और निश्चित रूप से जो यह सत्र था, इसके बाद जो है तमाम तरह की जो बातें जो अब तक चली आ रही थी, चाहे विपक्ष में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कई जगह सियासत भी देखने को मिली, उन सब के बावजूद जो यह G20 का शिखर सम्मेलन है उसने दुनिया भर में भारत की छाप छोड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है, बुलंद किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब वर्चुअल जो सेशन जैसा आपने बताया राष्ट्रीय की नवंबर में होगा, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी और अब जो है साझा डिक्लेरेशन जारी होगा, उसमें क्या कुछ खास रहेगा यह देखने वाली बात होगी। और आज बाकी राष्ट्राध्यक्ष यहां मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत ही वे वियतनाम रवाना हो गए। तो ऐसे में तमाम बातें रही और अगर बात करें राष्ट्रीय कूटनीतिक तौर पर भी भारत की जीत हुई है, इसलिए वो चाहते थे उसको लेकर भी उनकी बातचीत जो है वो सिरे चढ़ी है और साथ साथ एक बड़ी जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप मिलना, एक उसको स्थायी सदस्य मिलना, इस सत्र की, इस शिखर सम्मेलन की एक बड़ी इसमें बात थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही कोशिश की थी और एक सुझाव दिया था कि निश्चित रूप से जो अफ्रीकन यूनियन के को भी इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए और उसमें भी कामयाबी मिली है। जी राष्ट्रीय। बिल्कुल अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्र खत्म करने की घोषणा की उससे पहले क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवा देते हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की
इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, एक बार फिर बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे, तारीफ तो भारत की हुई है। मैं जो बाइडेन के एक बयान का भी जिक्र करना चाहूंगी जो उन्होंने जाते वक्त कहा। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये जो G20 आयोजन रहा वो बहुत बेहतरीन रहा, भारत की उन्होंने तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के G20 में बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर हल जरूर निकलेगा। तो हम अगर इसे देखें तो एक अच्छा संकेत हो सकता है भारत अमेरिका के रिश्तों को देखते हुए। देखिए राष्ट्रीय, शुरू से ही हमने चर्चा की है G20 के जो शिखर सम्मेलन को लेकर, और खासतौर पर इसमें जो मसले रहेंगे उनको लेकर भी चर्चा करते रहे हैं। और एक और भी अहम बात है कि जो 15 द्विपक्षीय वार्ताएं जो इस दौरान हुई हैं भारत की और दूसरे देशों के साथ, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या दूसरे और देशों की बात करें, तो उनके साथ जो वार्ताएं हुई हैं वो व्यापारिक तौर पर और सामरिक दृष्टि से भी और सुरक्षा के मसलों को लेकर भी, और जो किस प्रकार से जो ऊर्जा नवीनीकरण की बात है, ग्रीन एनर्जी की बात है। हालांकि इसमें से जो मुद्दे जो जिस शिखर के हैं, G20 शिखर सम्मेलन के जो मुद्दे रहते हैं अक्सर, उनमें ग्रीन एनर्जी को लेकर बात की जाए, आर्थिक तौर पर बात की जाए और खाद्यान्न सुरक्षा की बात की जाए, तो इस तरह के वैश्विक मुद्दे इसमें रहते हैं। लेकिन भारत ने जो कदम बढ़ाए हैं, चाहे अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बात करें, वहां उनकी जो जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार के सौहार्दपूर्ण माहौल में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई है, उससे लगता है कि भारत को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ साथ जिस प्रकार से देश में लगातार जब से भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला, नेतृत्व का अवसर मिला, तब से लगातार जो सम्मेलन जो अलग अलग शहरों में आयोजित हुए, इसका भी एक बड़ा, मैं इसे बड़ी सुखद बात मानता हूं, क्योंकि इससे आम जन की भावना जो है वो G20 से जुड़ी है। हालांकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि किसी भी देश में जब इस प्रकार का ग्लोबल इवेंट होता है तो वहां के आम नागरिकों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती, उसकी कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड लीडर चाहे जुड़ते हों, लेकिन भारत ने इस बार जो है एक नया काम भी किया है कि जन जन को G20 शिखर सम्मेलन से उसकी भावना को जोड़ने का काम जो किया, लगातार शहरों में आयोजन हुए। अब क्योंकि अब जैसे प्रधानमंत्री अभी संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे, और साथ साथ समापन की उन्होंने घोषणा भी की, उन्होंने कहा कि अभी 2.5 महीने और है अध्यक्षता, और एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए जो है इसका समापन जो है भारत के पास 2.5 महीने तक रहेगा, और वो इसको एक वर्चुअल मीटिंग और भी करेंगे। तो ऐसे में अभी भी भारत के पास कई बातें हैं जो रखने के लिए, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा होगा। और एक और बात है राष्ट्रीय की, जो आर्थिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, वो एक बड़ा कदम है जिसको भारत का भी फायदा है उसमें, और तमाम दुनिया के मुल्क भी जो आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि ये आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, और G20 शिखर सम्मेलन का यही एक मोटिव है कि वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इसको इस थीम के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, और राष्ट्रीय, और आज हमें इस भावना को दुनिया को दिखाने का मौका मिला है। और इस थीम के साथ हमने तमाम सेशन जो इसमें चले हैं वो इसी थीम पर रहे। पहले सेशन पर वन अर्थ की चर्चा की गई, दूसरे सेशन में वन फैमिली की, और तीसरे सत्र में जिस प्रकार से वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री ने की, और साथ साथ युद्ध जैसे तमाम मसलों को लेकर इसमें कहीं न कहीं चर्चा जरूर हुई है। हालांकि यह जो G20 शिखर सम्मेलन का कभी भी यह मुद्दा नहीं रहता कि किसी प्रकार की जो भू राजनीतिक जो बातें होती हैं, चाहे सुरक्षा के मुद्दे हों, उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन फिर भी यहाँ परमाणु को लेकर, परमाणु युद्ध को लेकर, परमाणु युद्ध की धमकियों को लेकर चर्चा हुई। और साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत की जो एक वैश्विक स्तर पर उसे आगे बढ़ाने का मौका मिला है। क्योंकि देखिए, जब राष्ट्रपति भोज देती है और वहां श्री अन्न का जो प्रस्तुतिकरण होता है, तमाम जो मेहमान है, विदेशी मेहमान है, देशी मेहमान है, वे पहुंचते हैं और वो श्री अन्न का सेवन करते हैं, उनके सामने परोसा जाता है। तो जैसा भारत सोचता था, जिस प्रकार की सोच भारत ने रखी थी, वो G20
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उसे मजबूती से रखा और उसे तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे उन्होंने उसे आत्मसात किया और भारत का भी धन्यवाद किया। और ब्राजील ने तो पहले ही कह दिया था कि जिस प्रकार की एक आयोजन की भूमिका वो देख रहे हैं उसके लिए ब्राजील के सामने एक चुनौती रहेगी कि भारत ने इतना बड़ा इवेंट किया, ग्लोबल इवेंट किया नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, तो उस प्रकार का जो है ब्राजील को कैसे उसकी उस चुनौती का मुकाबला करेगा, क्योंकि अगली अध्यक्षता जो है ब्राजील को एक तरह से सुपुर्द कर दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से और अगला आयोजन उन्होंने ही करना है। तो ऐसे में अगर बात करें और आप देखिए राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच आर्थिक कॉरिडोर जो बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसका एक बड़ा महत्व है। और जो ड्रैगन जैसे जो भारत के जो अगर उन्हें दुश्मन देश माना जाता है वो भी अगर सोचते होंगे कि इस कॉरिडोर का कितना बड़ा फायदा भारत को मिलेगा और इस तरह की तमाम बातें जो रखी गई हैं, 73 प्रस्ताव जो मंजूर हुए वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और तमाम जो सहमति से जो सभी जो प्रस्ताव रखे उन पर सहमति प्रकट की तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने, यह एक बड़ी जीत है और भारत की मैं इसे कूटनीतिक तौर पर जीत मानता हूं। और भारत का डंका जो है इस G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से पूरी दुनिया में बजा है और वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, वैश्विक समस्याओं से किस प्रकार से लड़ा जाए, खाद्यान्न संकट की जो रहती है और जिस प्रकार का कोरोना संकट के बाद जो आर्थिक तौर पर तमाम देशों को झटका लगा, चाहे वो भारत था या और दूसरे जो देश थे, G20 से संबंधित जो तमाम राष्ट्र थे, उन्हें भी पीछे धकेलने का काम कोरोना ने किया था। उसमें भी किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए। और पहले प्रधानमंत्री की एक बड़ी बात जो उन्होंने पहले भी कही थी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कही थी कि यह युद्ध का नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री की इस बात को इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी बल मिला है राष्ट्रीय, निश्चित रूप से इसका भारत को भी फायदा होगा और वैश्विक तौर पर भी इसके प्रभाव जो है G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रभाव देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली जो डिक्लेरेशन जारी होगा, घोषणा पत्र जारी होगा, उसका भी प्रभाव जो है वो दुनिया के तमाम देशों पर देखने को मिलेगा। जी राष्ट्रीय बिल्कुल अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो जो सफल आयोजन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी यहाँ पर हो रही है और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया जो सफल रहा, जो भी विदेशी मेहमान आए वो तारीफ कर गए। अगर हम बात करें खालिस्तानियों की, एक पहलू ये भी है, अभी जो पिछले दिनों पंजाब के आसपास के इलाकों में जो हालात देखने को मिले थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानियों का मुद्दा भी उठाया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने। जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय यह भी एक मुद्दा है और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री पहुंचे ऋषि सुनक, उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ भारत के साथ अपनी सहभागिता को प्रतिबद्धता दिखाई और तमाम जो बातें जो भारत की ओर से रखी गई है यह मुद्दा भी है और तमाम तरह की, क्योंकि की जो बात है वो G20 करता है और किस प्रकार से विश्व में शांति स्थापित रहे और साथ साथ जो है आर्थिक मोर्चों पर आर्थिक विकास को लेकर और विकासशील जो देश हैं उन्हें कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए। गरीब देश हैं वो भारत की ओर बड़े आशावादी नजरों से देख रहे थे और इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए हम तमाम उन बातों पर खरा उतरे हैं। भारत उन तमाम बातों पर खरा उतरा है जो विश्व उन्हें आशा भरी नजरों से देख रहा था, उनकी आशाएं निश्चित रूप से पूरी करेगा। और खालिस्तान का मुद्दा, जैसे आपने बताया कि पंजाब में बड़ी समस्याएं रहती हैं, हालांकि यहां भी जो है कई जगह इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राजनीतिक तौर पर भी कई कमजोरियां देखने को मिली, क्योंकि सियासत जो है कई राज्यों में आई, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए, शामिल नहीं हुए। इसके अलावा सिद्धमरैया नहीं आए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, हालांकि ममता बनर्जी आई थी। तो इस प्रकार की जो एक राजनीति भी यहां देखने को मिली, यह एक कहीं न कहीं इसे कमजोर करने की बात कही जा सकती है। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लोग इस पर निशाना साधेंगे विपक्ष पर, लेकिन उन तमाम बातों के बीच में जो खालिस्तान का मुद्दा है, चाहे रूस यूक्रेन का मुद्दा है, शांति बनी रहनी चाहिए और ब्रिटेन ने भी इस पर सहमति दिखाई है। आतंकवाद का मसला है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, खाद्यान्न संकट का जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, आर्थिक संकटों की बात है, तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो यहां राष्ट्रीय डिस्कस हुए और निश्चित रूप से उस पर जो राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंचे हैं और उन तमाम लोगों ने अपनी सहमति प्रकट की और भारत के साथ अपनी सहमति जताना भी एक बड़ी बात है। और देखिए आज कितना एक मैं जैसे कल से भी चर्चा कर रहा हूं लगातार
कि आज बेशक औपचारिकताओं से भरा दिन रहा होगा, लेकिन उन तमाम बातों का आज निचोड़ निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा और घोषणा पत्र जारी होगा। ऐसे में एक बड़ी बातें हैं। देखिए, आप चंद्रयान 3 की सफलता और साथ साथ आदित्य मिशन की लॉन्चिंग और भारत का दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना, इन तमाम खुशियों के बीच में यह G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका निश्चित रूप से भारत को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। राष्ट्रीय और तमाम जो मुद्दे, चाहे वो खालिस्तान का मसला हो या और दूसरे मुद्दे हो, आतंकवाद का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो, ग्रीन एनर्जी के रिसोर्स की बात हो, ऊर्जा नवीनीकरण की बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है भारत अपनी मजबूती से दिखाता रहा है और इसमें उसे सफलता भी मिलेगी। जी राष्ट्रीय। बिल्कुल। एक और सवाल अमित जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं, चलिए ठीक है, ये उपलब्धि है और वाकई गर्व की बात है, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो अभी आगामी चुनाव होने हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसी बीच ये तमाम तरह की जो सफलताएं मिली वो एक के बाद एक मिली है, जैसा कि आपने चंद्रयान का जिक्र किया, आदित्य मिशन का आपने जिक्र किया, अभी ये G20 है, तो हम एक के बाद एक सफल हो रहे हैं। इसमें केंद्र भी इसका श्रेय ले रही है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए कितना फायदेमंद रहेगा ये? जी, निश्चित रूप से जब कोई भी बड़ा इवेंट आयोजित होता है, उसके असर जो है वो भविष्य में देखने को मिलते हैं राष्ट्रीय। और भारत ऐसा देश है जहां लगातार चुनाव चलते रहते हैं। हालांकि बात उठ रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन इसी बीच मिशन 2024 के बीच ही 2024 के इलेक्शन को देखते हुए भी इसी बीच यह बड़ा इवेंट आयोजित हुआ है। और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इस जो G20 शिखर सम्मेलन के जो कार्यक्रम थे वो पूरे हर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में आयोजित होते रहे। और अभी भी जो रात्रि भोज जो राष्ट्रपति ने कराया उसमें भी जो विविधताओं की भरी संस्कृति है उसकी झलक वहां देखने को मिली। साथ साथ रात्रि भोज में जिस प्रकार के मेहमान जुटे और उनमें व्यंजन उन्हें परोसे गए, वो भी भारत की जो विविधताओं की संस्कृति है, व्यंजन कला है, अलग अलग पाक कलाएं भारत में अलग अलग प्रदेशों में प्रांतों में चलती हैं, उन सबकी एक झलक जो है वो यहाँ देखने को मिली। तो ऐसे में एक बड़ी सोच थी और उसी इवेंट से पूरा देश जुड़ा है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक तौर पर अगर फायदों की बात करें तो वो राजनीतिक फायदे तो मिलने लाजमी है। इनका आगे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इसकी जो निष्कर्ष इसका निकल के आता है और लोग उन्हें किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि जो विपक्ष ने लगातार कहा कि गरीबी पर पर्दा डाल दिया गया, झोपड़पट्टी पर पर्दा डाल दिया गया, इस तरह की बातें भी विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद शिखर सम्मेलन का इतना कामयाब होना और उसमें रखे गए प्रस्तावों पर सहमति प्रकट करना, तमाम राष्ट्राध्यक्षों की महाशक्तियों का मंथन करना और इसे सम्मेलन महामंथन कहा जाएगा। तमाम जो विचार भारत ने रखे और G20 के दूसरे देशों की ओर से जो प्रस्तावों पर लगातार चर्चा हुई और उसे मंजूरी मिली, तो उस बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो वाकई उपलब्धि ही है ये। अब जिस तरह से भारत नए आयाम कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र का भी सहयोग मिला है, आम जनता का भी सहयोग मिला है, इसलिए हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को। तो चलिए, G20 का ये सफल समापन हुआ है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो G20 का समापन हो गया है। 2 दिनों तक ये चला, 9 और 10 तारीख को इसका आयोजन किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो 9 तारीख का दिन भी काफी अहम रहा है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब साझा घोषणा पत्र जिस पर सहमति बनी है वो क्या रहे, उसमें कौन कौन से मुद्दे रहे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चलिए, G20 को लेकर काफी समय से तैयारी की जा रही थी और 9 और 10 को इसका सफल आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सभी नेताओं का धन्यवाद किया है।